नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सही मायनों में भारत की अर्थव्यवस्था की जान है। विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर चीज बनाती हैं। और हाँ, यूपीएससी, बीपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो ये एक बेहद जरूरी विषय है। तो चलिए इसको जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि ये विनिर्माण आखिर है क्या? अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये किसी कच्चे माल को एक ज्यादा कीमती चीज में बदलने का प्रोसेस है। जैसे कपास से कपड़ा बना देना, गन्ने से चीनी तैयार करना या फिर लौह अयस्क से स्टील बनाना। ये सिर्फ चीजों को बदलना नहीं है, बल्कि उनमें कीमत जोड़ना है। और इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। यही किसी भी देश की आर्थिक तरक्की का आधार होता है। लेकिन इसे आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों कहते हैं? देखिए, इसके कई बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खेतीबाड़ी को मॉडर्न बनाने में मदद करती हैं। दूसरा, ये बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करती हैं, जिससे खेती पर हमारी निर्भरता कम होती है और देश में बेरोजगारी और गरीबी घटती है। और तो और, जब हम बना हुआ माल बाहर बेचते हैं तो देश में कीमती विदेशी मुद्रा भी आती है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्ट्रियां कहां और क्यों लगाई जाती हैं। फिर हम कृषि और खनिज पर आधारित इंडस्ट्रीज को समझेंगे। इसके बाद हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पर्यावरण पर असर को देखेंगे और आखिर में प्रोग्रेस और प्लैनेट के बीच बैलेंस बनाने के तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, स्थान का सूत्र। कभी सोचा है कि कोई फैक्ट्री किसी एक खास जगह पर ही क्यों लगती है, कहीं और क्यों नहीं? इसके पीछे ना एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक लॉजिक काम करता है। तो फिर सवाल यह है कि किसी इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट स्पॉट, वो आदर्श जगह कौन सी होती है? आखिर कौन सी बातें हैं जो तय करती हैं कि फैक्ट्री यहीं लगेगी? आइए पता लगाते हैं। ये जो फ्लोचार्ट है ना, ये इस पूरे सवाल का जवाब बड़े अच्छे से देता है। देखिए, एक आइडियल लोकेशन वो होती है जहां कच्चा माल लाने का खर्चा, फिर फैक्ट्री में उसे बनाने का खर्चा और आखिर में बने हुए सामान को बाजार तक पहुंचाने का खर्चा, ये सब मिलाकर सबसे कम आए। बस सारा खेल इसी का है, कॉस्ट कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। तो फिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये तय करते हैं? सबसे जरूरी है कच्चा माल, फिर चाहिए काम करने वाले लोग यानी लेबर, पैसा यानी कैपिटल, बिजली, पानी और हाँ, सामान बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए। सरकारी नीतियां भी बहुत मायने रखती हैं। जहां ये सब कुछ सही बैठ जाता है, वहीं पर इंडस्ट्री फलती फूलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, खेत से उद्योग। जैसा नाम से ही साफ है, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनका कच्चा माल सीधा खेतों से आता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग। जरा यहां नजर डालिए। एक तरफ ये जो तस्वीर है, ये पूरा प्रोसेस दिखा रही है कि कैसे एक कच्चा रेशा गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग और फिर डाइंग से गुजरकर एक तैयार कपड़े में बदल जाता है। ये पूरी एक वैल्यू चेन है। और दूसरी तरफ जो नक्शा है वो बता रहा है कि ये इंडस्ट्रीज आखिर हैं कहां। ज्यादातर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको महाराष्ट्र, गुजरात जैसे इलाकों में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां कपास आसानी से मिल जाता है। खेतों की बात हो गई, अब चलते हैं जमीन के नीचे छिपे खजाने की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है धरती से उद्योग। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो असल में किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके बुनियादी ढांचे की नींव होती है। और जब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। इसे बेसिक इंडस्ट्री यानी आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। अब सवाल है क्यों? क्योंकि सोचिए, चाहे कोई भारी मशीन बनानी हो या छोटी मोटी, सबका कच्चा माल तो यहीं से आता है, सब इसी पर डिपेंडेंट है। स्टील बनता कैसे है, ये स्लाइड उस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को काफी आसानी से समझा रही है। देखिए, इसमें आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन, इन तीनों को करीब करीब 4:1 के रेशियो में एक ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाया जाता है। इससे बनता है पिग आयरन। फिर उसमें मैंगनीज मिलाकर उसे और मजबूत बनाया जाता है और तब जाकर हमें मिलता है स्टील। और ये प्रोसेस हमें वापस उसी लोकेशन वाले लॉजिक पर ले आता है। इस मैप को ध्यान से देखिए। इंडिया के ज्यादातर स्टील प्लांट्स छोटा नागपुर पठार के आसपास ही क्यों हैं? सिंपल है, क्योंकि यहीं पर आयरन ओर और कोयला भरपूर मात्रा में मिलता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है ना? लोकेशन वाले फॉर्मूले का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। अब जरा प्रोडक्शन के स्केल को समझते हैं। ये चार्ट देखिए,
ये इंडिया और चाइना का कंपैरिजन है 2004 का, जहां चीन 270 मिलियन टन स्टील बना रहा था, वहीं इंडिया का प्रोडक्शन सिर्फ 32.6 मिलियन टन था। ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा याद रखने लायक है। अच्छा, आयरन एंड स्टील के बाद एक और बहुत ज़रूरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, और वो है एल्यूमिनियम की। इसका रॉ मटेरियल होता है बॉक्साइट, और मज़े की बात यह है कि 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए 4 से 6 टन बॉक्साइट चाहिए होता है। मतलब प्रोसेस में वजन काफ़ी कम हो जाता है, इसीलिए इसे भी हमेशा रॉ मटेरियल के सोर्स के पास ही लगाया जाता है। तो हमने देखा कि इंडस्ट्री से विकास तो होता है, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, और यहाँ वो पहलू है पर्यावरण पर इसका असर। तो अब बात करते हैं इसी कीमत की, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की चुनौती। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, एयर पोल्यूशन, जो फैक्ट्रियों के धुएं से होता है। दूसरा, वाटर पोल्यूशन, जब इंडस्ट्री का कचरा नदियों में छोड़ दिया जाता है। तीसरा है थर्मल पोल्यूशन, यानी जब फैक्ट्री का गर्म पानी सीधा नदी तालाबों में जाता है। और चौथा है नॉइज पोल्यूशन, जो मशीनों के शोर से होता है। और ये चारों ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो प्रॉब्लम तो है और काफ़ी सीरियस है, पर क्या इसका कोई सल्यूशन है? बिल्कुल है। और यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, प्रोग्रेस और प्लैनेट के बीच बैलेंस बनाना। हमें एक ऐसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ज़रूरत है जो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो। इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करना। इसकी 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें मशीनों से मोटा मोटा कचरा निकाल दिया जाता है। फिर होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ होता है। और आखिर में होता है टर्शरी ट्रीटमेंट, जिसमें केमिकल, फिजिकल, हर तरह के तरीकों से पानी को साफ किया जाता है ताकि उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। और ये तस्वीर उसी सॉल्यूशन को एक्शन में दिखा रही है। ये एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इस तरह के प्लांट्स लगाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक बहुत बहुत ज़रूरी कदम है। इसी से हम अपनी नदियों को बचा सकते हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आके रुकते हैं। आखिरी चुनौती यही है कि भारत की इंडस्ट्रीज हमारे प्लैनेट को दांव पर लगाए बिना कैसे ग्रो कर सकती हैं। ये जो बैलेंस है ना, विकास और पर्यावरण के बीच, यही 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। इस सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है। कभी सोचा है कि किसी भी देश की असली ताकत कहाँ छिपी होती है? ऊंची इमारतों में या फिर उसकी सेना में? असल में ताकत छिपी होती है उसके कारखानों और उद्योगों में। आज हम बात करेंगे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। जी हां, वही रीढ़ की हड्डी जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग को अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहते हैं। फिर देखेंगे कि उद्योगों को कैसे बांटा जाता है। जानेंगे भारत के सबसे बड़े औद्योगिक पिलर्स कौन से हैं। और हाँ, इस विकास की जो पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ रही है उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में एक नए भारत की तस्वीर पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग इतना जरूरी क्यों है? इसे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? देखिए, ये बात बहुत सीधी और गहरी है। किसी देश की आर्थिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है कि वो कच्चे माल को कितनी अच्छी तरह से कीमती चीजों में बदल पाता है। मतलब वो कपास से कपड़ा कितनी जल्दी बनाता है, या फिर जमीन से निकले लौह अयस्क को मजबूत स्टील में कैसे बदलता है। यही तो असली कला है, कच्चे माल में वैल्यू ऐड करना। और ये मत समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियों से निकलता धुआं है। नहीं, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। यही वो सेक्टर है जो हमारी खेती को मॉडर्न बनाता है। यही है जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, मतलब ट्रांसपोर्ट से लेकर बैंकिंग तक में लाखों नौकरियां पैदा करता है। और जब हम अपना बनाया सामान बाहर बेचते हैं तो देश में विदेशी मुद्रा भी तो आती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये विकास का एक जबरदस्त इंजन है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये एक बहुत जरूरी कहानी कह रहे हैं। भारत में हमारी जीडीपी का लगभग 17% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग से आता है। लेकिन जब हम पूर्वी एशिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं तो वहां ये आंकड़ा 25 से 35% तक पहुंच जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि हमारे पास आगे बढ़ने की और विकास करने की कितनी बड़ी गुंजाइश है। एक बहुत बड़ा अवसर है। अच्छा, अब यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बहुत बड़ा है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसे अलग अलग हिस्सों में बांटना होगा। तो चलिए देखते हैं कि उद्योगों को यानी इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले आते हैं आधारभूत या बेसिक इंडस्ट्रीज।
जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो बाकी सभी इंडस्ट्रीज का आधार हैं। इन्हें आप अर्थव्यवस्था की नींव मान सकते हैं। जैसे लोहा और इस्पात या तांबा गलाने वाले उद्योग, ये वो कच्चा माल तैयार करते हैं जिसके बिना ना तो कार बन सकती है, ना मशीनें और ना ही हमारे घर। ये बाकी सबकी बुनियाद हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं उपभोक्ता उद्योग यानी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो सीधे हमारे इस्तेमाल के लिए सामान बनाती हैं। सोचिए, सुबह जिस चीनी से चाय बनती है, जिस कागज पर हम लिखते हैं, या फिर पंखे और सिलाई मशीन, ये सब इन्हीं इंडस्ट्रीज की देन है। ये सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। अब इंडस्ट्रीज को उनके साइज के हिसाब से भी बांटा जाता है। ये साइज तय होता है पैसे से, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहां 1 करोड़ रुपए तक का निवेश होता है, और दूसरी तरफ है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जहां 10 करोड़ से कहीं ज्यादा का निवेश होता है और हजारों लोग काम करते हैं। तो ये निवेश का पैमाना ही है जो छोटे और बड़े उद्योग में फर्क करता है। तो अब जब हम ये बेसिक क्लासिफिकेशन समझ गए हैं, तो चलिए भारत के 3 सबसे अहम औद्योगिक स्तंभों की कहानी में उतरते हैं। ये 3 सेक्टर हमारे अतीत, हमारे आज और हमारे आने वाले कल तीनों की कहानी कहते हैं। तो हमारा पहला स्तंभ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कपड़ा उद्योग। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये हमारी एक विरासत है जो सीधे हमारी खेती और हमारी संस्कृति से जुड़ी है। और ये हमारी जीडीपी में भी करीब 4% का योगदान देती है। काफी बड़ा नंबर है ये। और जानते हैं भारतीय कपड़ा उद्योग की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है इसकी आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ रिलायंस। ये भारत का इकलौता ऐसा उद्योग है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। मतलब कपास उगाने से लेकर धागा बनाने, कपड़ा बुनने और फिर उसे तैयार कपड़ों में बदलने तक हर एक कदम पर हम आत्मनिर्भर हैं। इसे कहते हैं पूरी वैल्यू चेन पर कंट्रोल, और ये ग्लोबल मार्केट में हमें एक जबरदस्त बढ़त देता है। अब जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। ये जो मुंबई, सूरत, कोयंबटूर जैसे नाम दिख रहे हैं, ये भारत के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सबसे बड़े गढ़ हैं। और एक बहुत दिलचस्प बात पर गौर कीजिए, ये सारे केंद्र ज्यादातर उन्हीं इलाकों में हैं जहां कपास की खेती होती है। क्यों? ताकि कच्चा माल आसानी से मिल जाए, बाजार पास हो और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचे। ये जो लोकेशन वाले सवाल आते हैं ना, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे स्तंभ की तरफ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसे आप मॉडर्न इंडिया की आधारशिला कह सकते हैं। आज जो भी बड़ी बड़ी इमारतें, लंबे लंबे पुल और भारी मशीनें हम देखते हैं, वो सब इसी की बुनियाद पर टिकी हैं। और ये मैप देखिए, ये इंडस्ट्रियल लोकेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, ये सारे बड़े स्टील प्लांट्स छोटा नागपुर पठार के इलाके में ही क्यों हैं? इसका एक सीधा सा जवाब है, क्योंकि यहाँ कच्चा माल यानी लौह अयस्क और कोयला भरपूर मात्रा में मिलता है। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचता है और प्रोडक्शन की लागत अपने आप कम हो जाती है। और अब हमारा तीसरा स्तंभ, ये हमें सीधे भविष्य में ले जाता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर की दुनिया, एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। और भारत का लक्ष्य देखिए, 2025-26 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करना। ये दिखाता है कि हमारे इरादे कितने बुलंद हैं। इस डिजिटल क्रांति के पीछे मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहलों का बहुत बड़ा हाथ है। नतीजा, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, और बेंगलुरु, वो तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल बन ही चुका है। दुनिया की लगभग 90% सेमीकंडक्टर कंपनियों के R&D सेंटर्स आज भारत में हैं। ये मैप भारत की नई इंडस्ट्रियल तस्वीर है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, ये सब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। ये वो नर्व सेंटर्स हैं जहां से भारत का पूरा IT बूम कंट्रोल होता है। ये शहर सिर्फ एक्सपोर्ट के हब नहीं है, बल्कि इनोवेशन और नए आइडियाज के भी गढ़ बन चुके हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ये जो शानदार कहानी है, इसके पीछे एक अंधेरा सच भी छिपा है। और वो सच है हमारे पर्यावरण को पहुंच रहा नुकसान। इंडस्ट्रीज से होने वाला प्रदूषण मुख्य रूप से 4 तरह का होता है: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। सीधी सी बात है, फैक्ट्रियों की चिमनियों से हवा में जहर घुलता है और उनका केमिकल वाला कचरा हमारी जमीन और पानी को बर्बाद कर देता है।
इनमें से भी वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। सोचकर देखिए, जब फैक्ट्री का सारा केमिकल और कचरा बिना ट्रीटमेंट के सीधे हमारी नदियों में बहा दिया जाता है तो क्या होता है? वो सिर्फ पानी को गंदा नहीं करता, वो पूरे इकोसिस्टम को, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को खत्म कर देता है। हमारी जीवन देने वाली नदियां जहरीले नाले बन जाती हैं। और देखिए विडंबना क्या है, जो इंडस्ट्रीज हमारी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी हैं, जैसे पेपर, केमिकल, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, वही हमारी नदियों को सबसे ज्यादा प्रदूषित भी कर रही हैं। ये वाकई में विकास की एक दोधारी तलवार है। तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब भारत के भविष्य के मैन्युफैक्चरिंग विजन को देखते हैं और उस एक बड़े सवाल पर बात करते हैं जो हमारे आने वाले कल को तय करेगा। और यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर पहुंचते हैं। क्या भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के अपने सपने को पूरा कर सकता है और साथ ही साथ अपने पर्यावरण को भी बचा सकता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, आर्थिक तरक्की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच एक संतुलन बनाने की। और इसी सवाल के जवाब पर हमारे देश का भविष्य टिका है।